नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो संगीत सोम का एक विवादित बयान सामने आया है। विवादित इसलिए क्योंकि लव जिहाद को लेकर यह बयान है। संगीत सोम का विवादित बयान ये कि लव जिहाद पर संगीत सोम का बयान कहा उन्होंने ये कि लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। पुलिस और कानून का इंतजार ना करे, डंडा उठाना पड़े या फिर जूता चलाना पड़े, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। निकिता हत्याकांड में राहुल अखिलेश खामोश क्यों है? विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है। तो एक बड़ा और विवादित बयान संगीत सोम की तरफ से सामने आया है। किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, क्या हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा। और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, लव जिहाद का मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हमेशा से एक अहम बात रही है और अब इसको लेकर संगीत सोम ने जो बयान दिया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं विवादित है। क्योंकि विवादित इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि कानून व्यवस्था का इसमें ख्याल ना रखे, अगर कहीं लव जिहाद का मामला है तो उसको वहीं पर निपटाया जाए। बयान है और जिस तरीके से संगीत सोम अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं, तो शायद यही कोई कारण है कि उन्होंने फेसबुक लाइव पर इतना आक्रामक बयान दिया। अपनी ही सरकार में कानून व्यवस्था से ऊपर उठकर जनता लव जिहाद करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने की बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अपनी बहन बेटी को बचाना है तो मुंहतोड़ जवाब देना होगा, चाहे फिर वो डंडे से हो या फिर वो जूते से। यानी सीधे तौर पर कानून को हाथ में लेकर उन्होंने जवाब देने की बात कही है। तो इसको लेकर सरकार को भी सोचना होगा कि उनके विधायक किस दिशा में जनता को मोल्ड कर रहे हैं और संगीत सोम को भी सोचना होगा कि वो अपनी जनता को क्या कहीं ना कहीं संगीत सोम ने जिस तरह से कहा कि पुलिस और कोर्ट जाने की जगह वहीं पर फैसला कर दिया जाए, इससे तो और शय मिल जाएगी। वो लोग जो लव जिहाद को लेकर बेमतलब की चीजें करते हैं, ठीक है, लव जिहाद का जहां मुद्दा है सरकार उसको अपने हिसाब से, कानून उसको अपने हिसाब से टैकल करे, लेकिन इस तरह के लोग भी बहुत सक्रिय हो जाएंगे जिस तरह से संगीत सोम ने कहा है। कहीं ना कहीं उनको उकसाने की बात है। बिल्कुल उकसाने की बात है और अपराध चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका जो तरीका है, उसको जो निपटने का तरीका है वो कानूनी ढंग से होना चाहिए। जिस तरीके से संगीत सोम एक आक्रोशित और आक्रामक बयान दे रहे हैं तो उसे साफ ऐसा लगता है कि फैसला ऑन द स्पॉट, कानून हाथ में लेकर आप लड़ो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं समाज में एक दुश्मनी का भाव पड़ जाएगा और जो ऐसे लोग हैं जो लव जिहाद की आड़ में बिल्कुल, तो लव जिहाद की आड़ में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं या फिर अपनी राजनीति करते हैं या फिर इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। आप संगीत सोम का यह बयान अपने आप में विवादित है। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पर शादी के मौके पर मकान की छत गिर गई है। मलबे में दबकर 2 बच्चों और एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने की वजह से 10 लोग घायल हो गए हैं। हादसा हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन के मोहल्ला पीला खादाना का है, जहां पर एक शादी थी। शादी की रात करीब 2 बजे मकान की छत भरभरा कर गिर गई और एक बड़ा हादसा पेश आया है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये सब लोग शादी में आए हुए थे और नीचे सो रहे थे, ऊपर से छत गिर पड़ी अचानक में। कितने टाइम गिरी? रात के 2 बजे। हाँ, कौन कौन लोग घायल हुए? 3 लोगों की डेथ हो गई है इसमें और 7-8 जने घायल हैं। सब हम नीचे लेटे हुए थे, ऊपर से छत गिर गई। कितने लोग दबे? 3 जनों की डेथ हो गई, बाकी जख्मी है। यहाँ कोई कार्यक्रम था क्या? शादी थी। किसकी? हमें कब? आजकल बारात गई थी, आज वलीमा था। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर सुनील मिश्रा हमारे संवाददाता संभल से जुड़ गए हैं। सुनील, किस तरह से हुआ यह हादसा और कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग जो हैं इस पूरी घटना में घायल हुए हैं? देखिए, हम इस मामले में आपको बता दें कि ये सराय तरीन का पीला खदाना है, हयातनगर थाना क्षेत्र का। यहाँ पर मस्जिद के बेटे शकील की शादी थी, दुल्हन आई हुई थी, तमाम मेहमान यहाँ पर आए हुए थे। तो ये बांस और गाटरों से बनी हुई छत थी जो गिरी है। इसके बाद ये तमाम लोग उस मलबे के नीचे दब गए हैं।
2 साल का एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 36 साल की महिला, इनकी मौत हो गई है। 10 लोग घायल है इसमें। हालांकि 6 लोगों को पुलिस ने भर्ती कराया है, जो ज्यादा घायल थे उनमें से 2 लोगों को हायर सेंटर मुरादाबाद रेफर कर दिया, एक को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो दुखद घटना है, तकलीफदेह घटना है कि शादी का माहौल, खुशियों का माहौल मातम बदल गया। बिल्कुल, खुशी का माहौल मातम में बदल गया। 14 लोग इसमें घायल हुए हैं, 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। और मेरठ की सर्विलांस सेल और सिविल लाइन पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेलरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो अब तक कई सफेदपोश लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया करते थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले 3 शातिर बदमाशों को फिलहाल तो गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल और 17,000 कैश बरामद किया गया है। ये सभी लोग फेक अकाउंट बनाकर सोशल साइट्स पर हनी ट्रैप करके रईस लोगों को फंसाया करते थे और फिर राजस्थान के छोटे से गांव में बैठकर ब्लैकमेल किया करते थे। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी जो थे वो रईसजादों से मोटी रकम भी वसूलते थे और ये पूरा धंधा ऑनलाइन ही ये चलाया करते थे। सिविल लाइंस में गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और जो लुक्रेटिव टारगेट्स होते थे उनको हनी ट्रैप करते थे। इसमें और लोगों का नाम भी प्रकाश में आया है जो फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है और अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या क्या बरामद है सर? इसमें कुछ 16,700 रुपये कैश और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। और निखिल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निखिल, कब से चल रहा था ये ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा? देखिए, पिछले काफी समय से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी मेरठ पुलिस को कि हनी ट्रैप में फंसाने कर लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जब सर्विलांस सेल ने तमाम एप्लीकेशनों पर विचार किया, इस पे तफ्तीश चालू करी, तो पता चला कि राजस्थान की अरनावली की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव में जहां से पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा था। और इसमें साफ तौर पर यह है कि फेसबुक और दूसरी सोशल साइट से ये लोग पहले प्रोफाइल तलाशते हैं और उसके बाद ये टारगेट करके उसको मैसेज करते हैं और जैसे ही आदमी भोली और अच्छी सी शक्ल देखकर, लड़कियों की शक्ल देखकर फंस जाता है तो वो हनी ट्रैप की शिकार बन जाता है और उसके बाद सेक्स चैट का आदान प्रदान। बिल्कुल, तो किस तरह से ये रईस लोगों को फंसाया करते थे, किस तरह से उनसे पैसे उगाही करते थे, लेकिन अब ये पुलिस के शिकंजे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में डीसीपी रईस अख्तर का नया बयान सामने आया है। बयान के हिसाब से डीसीपी ने हादसे से मौत की ओर इशारा किया है। डीसीपी ने बताया कि मनोज यादव की स्कॉर्पियो से विजय का एक्सीडेंट हुआ था। विजय के सिर और पैर में चोट आई थी जिससे मौत हुई है। हालांकि मौके से कारतूस के खोखे भी बरामद हुए हैं। मनोज को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर के मुताबिक मनोज पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, परिजनों ने मनोज पर हत्या का आरोप लगाया है। तो किस तरह से इस पूरे मामले में अब खुलासा हुआ है? पहले बताया जा रहा था कि संदिग्ध हालात में मौत हुई है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हो सकता है ये मौत एक्सीडेंट ना हो, इस मौत के पीछे कोई वजह हो। इशारा किया है डीसीपी ने। उन्होंने बताया कि जो मनोज यादव है उसकी स्कॉर्पियो से विजय का एक्सीडेंट हुआ। विजय के सिर और पैर में चोट आई थी, इससे मौत हुई। हालांकि मौके से कारतूस के खोखे मिले हैं। अब इसको लेकर जो मनोज है उसे हिरासत में ले लिया गया है। कहना है कि उसको गाड़ी से पहले टक्कर किया है और उस पर फायरिंग भी की है, तो उसको पैर में और सर में चोट के निशान हैं। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन जो भी तहरीर देंगे उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, अब ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं हत्या की तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, मामला अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि हत्या की तरफ दिख रहा है। हत्या और हादसे के बीच में पूरा मामला उलझा हुआ है। डीसीपी की ओर से 2 बयान जारी किए गए हैं। पहले बयान में उन्होंने तमाम चीजें स्पष्ट नहीं की थी, लेकिन दूसरे बयान में उन्होंने ये बात कही है कि मनोज यादव की स्कॉर्पियो से इनका एक्सीडेंट हुआ, इनके सिर और पैर में चोट आई है और जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही साफ होगा। कारतूस के 2 खोखे भी मौके से मिले हैं। परिजनों ने मृतक के एक परिचित प्रॉपर्टी डीलर मनोज यादव पर हत्या का आरोप लगाया है, जिनको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम शव का करवाया जा रहा है और जो परिजन तहरीर देंगे उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। यानी ऋषभ, कहा यह जा रहा है कि खोखा देखकर यह बताया जा रहा है कि हो सकता है एक्सीडेंट के बाद गोली मारी गई हो।
जी बिल्कुल, इसका शक जाहिर किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि प्रामा फेसाई बॉडी पे किसी भी तरह के गन शॉट इंजरी नहीं है, गोली मारने के निशान नहीं है। लेकिन परिजनों ने यह भी शक जताया है कि स्कॉर्पियो मनोज यादव जो इसको आरोपित किया जा रहा है उसकी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसने स्कॉर्पियो से टक्कर मारी हो या पहले फायर किया हो, हवाई फायर, या उनको ना लगाओ बाद में टक्कर मारी। ठीक है, तो ऋषभ, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये महज एक एक्सीडेंट है या फिर हत्या का मामला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाथरस से बड़ी खबर है, पीड़ितों के घर के बाहर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। सीआरपीएफ ने घर के बाहर बाकायदा सुरक्षा चौकी बनाई है। सीआरपीएफ ने घर के बाहर छत पर मोबाइल टावर भी लगाया है। 80 जवानों की बटालियन 4 शिफ्ट में पीड़ित परिवार की सुरक्षा उनको देगी। बता दें कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार की सुरक्षा में सीआरपीएफ को लगा दिया गया है। बातचीत करने के लिए सुमित शर्मा इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या सीआरपीएफ की जो भी टुकड़ी है उसे वहां पर भेज दिया है? उन्होंने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है वहां पर? सुमित, आवाज मिल रही है क्या? लगता है सुमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें जिस तरह से उच्च न्यायालय ने जो पीड़ित परिवार था उनको सुरक्षा देने की बात की थी, अब इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पीड़ित परिवार के लिए सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और सीआरपीएफ ने घर के बाहर बाकायदा सुरक्षा चौकी बनाई है। सीआरपीएफ ने घर के बाहर छत पर एक टावर भी मोबाइल का लगाया है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या सीआरपीएफ पीड़ित परिवार के घर के बाहर पहुंच चुकी है? उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और किस तरह की तैयारियों के साथ ये सुरक्षा व्यवस्था होगी? जी नीलू, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश दिया था सुरक्षा को लेकर कि सुरक्षा लोकल स्थानीय पुलिस से हटाकर सीआरपीएफ को सौंपी जाए, उसी क्रम में सीआरपीएफ अगले ही आदेश के अगले ही दिन पीड़िता के गांव पहुंच गई थी। अगर बात करें तो कल से ही सीआरपीएफ ने अपना मोर्चा वहां पर संभाल लिया है। सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा चौकी भी वहां पर बनाई गई है। किसी भी तरह के जो भी लोग पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे पूरी तरह से उनको मेटल डिटेक्टर के जरिए सीआरपीएफ की चेकिंग के बाद ही, सुरक्षा चौकी के बाद ही वहां भेजा जाएगा। अगर बात करें तो सीआरपीएफ ने वहां पर एक मोबाइल टावर भी अपना स्थापित कर लिया है। पूरी तरह से 80 लोगों की एक बटालियन पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात की गई, जो 4 शिफ्ट में यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी करेगी। 4 शिफ्टों में एक शिफ्ट में 16 सीआरपीएफ के जवान हर समय पीड़िता के घर के आसपास और घर के अंदर मौजूद रहेंगे। जी नीलू, और कुछ बताया गया है, कोई टाइम पीरियड है या फिर जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता या फिर जब तक कुछ चीजें नहीं हो जाती तब तक ये वहीं पर बने रहेंगे पीड़ित परिवार के घर के बाहर? जी नीलू, बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह से इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई को जो है काम करना है। सीबीआई का जो अगला स्टेटस रिपोर्ट है अपने इस पूरे मामले की 25 तारीख की जो इसमें डेट पड़ी है हाईकोर्ट की तरफ से, उसमें 25 तारीख को सीबीआई को इस पूरे मामले में अपना एक स्टेटमेंट देना है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अग्रिम आदेश जब तक कोर्ट चलिए, तो अग्रिम आदेश जब तक नहीं आता तब तक सीआरपीएफ ने अब लोकल पुलिस की जगह पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह से लगातार जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। और हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ने चुनाव आयोग के दफ्तर में बने कंट्रोल रूम का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर आज बाई इलेक्शन हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के वॉर रूम में हम आपको ले आए हैं, जहां पर पल पल की जो खबरों पर नजर जो है वो रखी जा रही है। इस वक्त वॉर रूम में तमाम अफसरान मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बात करने के लिए इस वक्त एडिशनल सीओ भी हमारे साथ हैं। सर से बात करते हैं। सर, किस तरीके से मतदान अभी चल रहा है? 2 घंटे का वक्त हो गया है, किस तरीके से मतदान की सूचना मिल रही है? मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से चल रहा है और प्रारंभिक जो फीडबैक हम लोगों का है, जो आप लोगों के भी माध्यम से मिल रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, थर्मल स्क्रीनिंग का, मास्क वियरिंग का, और जो हमारा पोलिंग पर्सनल है, जो हमारा पुलिस बल लगा हुआ है, सबके द्वारा कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। छुटपुट जगहों से खराब हो रही हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं? प्रारंभिक जब मॉक पोल का टेस्ट और हो रहा था तो 1-2 जगहों पे कुछ मशीनों के टेक्निकल प्रॉब्लम्स किए तो उनको तुरंत करेक्ट किया गया। और मशीनों के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हम आगे भी रूल आउट नहीं कर सकते, बहुत डिसमिल नंबर में ही सही, लेकिन गड़बड़ी की संभावना, टेक्निकल फॉल्ट्स की संभावना रहती है। तो इस वॉर रूम से पूरे प्रदेश पर नजर रहती है, कहां पर किस तरह से चुनाव हो रहा है, यहां पर इलेक्शन के अधिकारी उस पर नजर बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी की दीवार से प्रभावित देवपुर आवास विकास के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। लोगों ने घरों के बाहर लगाए रास्ता नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर। 3 साल पहले पूर्व जिलाधिकारी रोशन जैकब ने दीवार वहां पर लगवा दिया था, रास्ता बंद कर दिया था। पोस्टर स्लोगन लगकर क्षेत्र के लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। आवागमन इसको लेकर प्रभावित हुआ है और लोग भी इससे काफी परेशान हैं और यही वजह है कि लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। तो डीएम ने कोई दीवार बनवाई थी जिससे रास्ता बंद हो गया था। अब लोगों ने एक पोस्टर लगाया है। उन्होंने कहा है कि रास्ता नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार की बात की है। लोगों का कहना है कि इन लोगों को भारी परेशानी होती है। रोजमर्रा की जो आने जाने का रास्ता है वो वहीं से है, इसलिए जब तक उस रास्ते को नहीं खोला जाएगा तब तक वो वोट नहीं करेंगे और यही वजह है कि पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने पोस्टर भी लगाए जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आवास विकास के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा वोट नहीं देंगे। हम आपको बता दें कि आखिर हुआ क्या था। 3 साल पहले पूर्व जिलाधिकारी रोशन जैकब ने दीवार लगवाकर रास्ते को बंद कर दिया था और अब इसी रास्ते को खोलने के लिए लोगों ने जो मतदान हो रहा है उसका बहिष्कार किया है। लोगों का कहना है कि जब तक रास्ता नहीं खोला जाएगा तब तक वो वोट नहीं करेंगे, यानी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। और अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। यहां से भी ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। लोग विकास नहीं तो वोट नहीं की बात कर रहे हैं। यहां पर बूथ संख्या 356 पर लोग वोट डालने नहीं पहुंच रहे हैं। नौगावा सादात विधानसभा सीट जो है वहां पर गांव सबदलपुर सुमाली के लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है। डीएम से बातचीत इनकी विफल रही है और वहां पर लोगों का कहना है कि वो वोट नहीं करेंगे, वो मतदान नहीं करेंगे। यहां के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। लोग विकास नहीं तो वोट नहीं की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो बात लोग जो रहे थे अपने प्रत्याशियों के तौर पर कि वो उनके क्षेत्र का विकास करेंगे, और यही बात रही जब 356 जो बूथ है उस पर लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। जब पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नौगावा सादाबाद विधानसभा के गांव सबदलपुर में विकास नहीं हुआ, इसीलिए वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और हम आपको बता दें फिरोजाबाद के विधानसभा टुंडला में ग्रामीण उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। टुंडला विधानसभा के कोटला के कचपुरा में लोगों ने बहिष्कार किया है। आरोप है कि लोगों की समस्या का समाधान यहां पर नहीं हुआ है। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नारखी विधानसभा टुंडला के कोटला का बताया जा रहा है, जहां पे कचपुरा का जहां पर करीब 4 गांव ऐसे हैं जिनके लोगों ने उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है। चुनाव बहिष्कार की सूचना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट बूथों पर पहुंच रहे हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रत्याशियों द्वारा जो वादे किए गए थे उनके क्षेत्र के लिए वो पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए ये लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों आपने बहिष्कार किया है? हमने इसलिए किया सर, मेरे यहाँ सब गरीब जनता है, इन पे कोई भी खेती नहीं है सर, और इन पे मरगटी नहीं है। अब अगर इंसान मरता है तो कहाँ जलाएंगे ये? आप बताइए कहाँ जलाएं? हमारा गांव कचपुरा ग्राम है, इसमें एक हमारे अस्पताल पुराना चल रहा था, उसको साथ में उठा लिया गया था और 10 बार कहा गया, लिखित में दिया गया। वो एक मरगट की जगह है, गरीब आदमी है सा, उसके लिए सबको मतलब खत्म कर दिया। और अब मतदान प्रतिशत 11 बजे तक का आपको बता देते हैं। 11 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत रहा है, उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 13.4% वोटिंग हुई है। देवरिया में 11 बजे तक 18.01% का मतदान हुआ है। बांगरमऊ की बात की जाए तो यहां पर 11 बजे तक कुल 22.4% मतदान दर्ज किया गया है। नौगावा सादात का सुल्तान कौन होगा? बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस। संगीता चौहान, सैयद जावेद अब्बास, फुरकान अहमद, कमलेश सिंह। संगीता चौहान
चेतन चौहान की मौत के बाद उनकी पत्नी को यहां पर खड़ा किया गया था। और हम नौगांवा सादार वोट का जो गणित है, पुरुष, महिला और कुल आबादी कितनी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 1.59 लाख पुरुष हैं, 1,38,000 महिला, 52 लाख महिला हैं और कुल आबादी 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। बांगरमऊ के बाहुबली कौन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी से श्रीकांत कटियार हैं, एसपी से सुरेश पाल, बीएसपी से महेश पाल और कांग्रेस से आरती हैं। यहां पर भी लगातार पोलिंग हो रही है और हम लगातार आपको दिखा भी रहे कि कितना प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है। 11 बजे तक की बात की जाए तो 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 13.4% रहा है। मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, अगर 11 बजे तक की बात की जाए तो अब तक कुल कितना वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पर वोटिंग परसेंटेज बेहतर कह सकते हैं, लगभग 14% के आसपास जो है वो वोट पड़े हैं अभी तक इन सभी 7 सीटों पर। सुबह से जो वोटिंग का मतदान शुरू हुआ था वो धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। पहले शुरुआती 2 घंटों में 7.84% था, जो अब बढ़कर 14 के आसपास पहुंच चुका है। तो मुमकिन उम्मीद है, क्योंकि ये जो वक्त पीरियड होता है सुबह में 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। चलिए, तो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ठीक ठाक है। अब देखना होगा कि जब तक मतदान शाम 6 बजे तक होता है तब तक वोटिंग परसेंट क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।